मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। चलिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज जो होगा आपका भाग 4 से होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग भाग 7 तक कर लेने का, अध्याय 7 तक कर लेने का। कितना हो पाता है देखा जाए। तो भाग 4 का जैसे मैंने बताया था आपको, शुरू में जो सूत्र बताया था उसके अनुसार इसमें जो है अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में अध्याय 5, ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक ही चीज है। खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अब भाग 6 जो है आपका अनधिभोगी रैयत। आर्टिकल इसका क्या है, 16 से 36, इसका ओनली 37, इसका 38 to 42, ठीक है। ये जो 3 है आपका अधिभोगी, खुंटकट्टी और अनधिभोगी रैयत, यहां पर जो आपको ध्यान देना है, पहले इन तीनों में समानता क्या होगा वो समझ लीजिए। अनधिभोगी, खुंटकट्टी, अधिकार प्राप्त, ये खुंटकट्टी नहीं है, ठीक है। खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। समानता पहले हम लोग बात करते हैं। समानता जो होगा सभी जाति का है, ठीक है। डू कोई भी जाति के लोग जो हैं अधिभोगी रैयत हो सकते हैं, निधिभोगी रैयत हो सकते हैं, या खुंटकट्टी रैयत हो सकते हैं। पहला समानता है। दूसरा समानता जो है लगान देना। यहां भी लगान देना पड़ेगा, इनको भी लगान देना पड़ेगा, ठीक है। लगान में वृद्धि, इस रैयत के रैयत हैं सारे, ठीक है, तीनों रैयत हैं। इस रैयत को भी के मामले में भी लगान में वृद्धि हो सकती है, यहां पर भी लगान में वृद्धि हो सकती है, यहां भी लगान में वृद्धि हो सकती है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अंतर, ये भी बहुत जरूरी है। फिर बहुत हद तक जो है आपका इन तीनों पार्ट से कंफ्यूजन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसी जगह कर देता हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। अंतर जो होगा आपका तीनों में क्या है। पहला जो अंतर है, अधिनियम लागू होने से पहले से, अधिभोग का अर्थ होता है उपभोग, उस जमीन का किस किस रूप में प्रयोग कर सकता है, तो भी मान्यता, ठीक है। ये अनधिभोगी लोग जो हैं अधिनियम के बाद
के शर्तों के अनुसार, के बाद के शर्तों के अनुसार कुछ अधिकार मुंडारी खुंटकट्टी दार से प्राप्त अधिकार, यहां पर जो आपका है अधिकार अत्यधिक, क्लियर। इसका जो अधिकार है भूस्वामी के साथ करार के अनुसार, ठीक है। इसका जो अधिकार है खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त, जितना ये अधिकार देगा उतना जमीन पर अधिकार, अधिकार मीन्स जमीन पर, ठीक है। लगान, लगान जो होगा इसका थोड़ा अधिक पर बेदखली कठिन, बहुत कठिन, लगान भूस्वामी के साथ शर्तों के अनुरूप जो पट्टा में लिखा हुआ है, जो उनको मिला था लीज भूमि में, उन शर्तों के अनुरूप ही जो है लगान निर्धारित होगा। यहां जो लगान होगा, लगान अधिभोगी रैयत की तरह ही पर वृद्धि अधिभोगी रैयत का 50%, तक समान रूप से वृद्धि नहीं किया जाता है, न इसका न इसका, ठीक है। सामान्यतः वृद्धि कम ही किया जाता है, लेकिन जब वृद्धि अनिवार्य हो जाए तो यहाँ पर जितना आपका वृद्धि होगा उसका जो है आपका लगभग 50% वृद्धि जो है इनको प्राप्त होगा, उतना ही वृद्धि इनके लगान। अध्याय 4 को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो है अधिभोगी, अनधिभोगी और खुंटकट्टी रैयतों के बीच आप कुछ हद तक अंतर समझ चुके होंगे, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि अध्याय 4 में क्या क्या दिया हुआ है। अध्याय 4 CNT का, ओके। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं 16 से 36, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखिए 16 में जो जानकारी आपको मिलेगी
एक्ट लागू होने के पूर्व के अधिभोगाधिकार। इस समय कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक्ट में ऐसा ऐसा भाषा होता है। अधिभोगाधिकार माने भूमि पर अधिकार, भूमि के प्रयोग का अधिकार, बस इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। उन्नीस सौ 22 का बिहार प्लस उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम ट्वेल्व ईयर्स 17 बंदोबस्त रैत, 12 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स। इसके अलावा इसी एक्ट के आर्टिकल 71 में जो है भूमि पर कब्जा पाना, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रावधान हैं। आर्टिकल 16 में आपका क्लियर कर दिया गया है कि अगर इस अधिनियम से लागू होने से पूर्व भी किसी भी व्यक्ति का, देखिए ध्यान दीजिए मेरे वर्ड पर, किसी भी व्यक्ति चाहे सी हो, एसटी हो, जनरल हो, ठीक है, या ओबीसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी व्यक्ति का किसी जमीन पर, किसी जोत पर, किसी रेत पर, यानी कि जमीन के टुकड़े पर अधिभोगाधिकार था, ठीक है, तो अधिभोगाधिकार बना रहेगा। किस स्थिति में बना रहेगा? आर्टिकल 16 क्या कहता है? उस स्थिति में बना रहेगा जब उसने 12 वर्षों तक उस भूमि का धारण किया हो, ठीक है, धारण किया हो। इट मीन्स कि खेती करे या ना करे कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। किसी भी स्थानीय नियम प्रथा के अनुसार यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का वह जमीन रहा है जिसके उत्पादों का, चाहे कृषि करके या वन उत्पादों का, वो प्रयोग जो है करता रहा हो, ठीक है, या फिर बाद में भी 12 वर्ष, 1908 के बाद भी 12 वर्ष, या पहले से आपका 1906 से अगर 12 वर्ष शुरू होगा तो 1918 तक, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर वो 12 वर्ष तक अधिकार में अपना रखा हो जमीन, ठीक है, तो उस स्थिति में उसे क्या मिलेगा? अधिभोगाधिकार जो उसका था वो यथावत रहेगा, ठीक है, पहला। दूसरा ये है बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922। इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ऐसे अधिनियमों के द्वारा क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा बिहार का झारखंड क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र में भी कुछ नगर बनाए गए थे, कुछ सैन्य कैंप बनाए गए थे, ठीक है। तो अगर ऐसे नगर के क्षेत्र में या छावनी के क्षेत्र में, सेना के छावनी के क्षेत्र में किसी भी रैत की जमीन आ जाती है, ठीक है, यानी कि जिस पर उसका अधिभोग का अधिकार था 1922 से पहले, और उसका जमीन जो है उस क्षेत्र में पड़ जाता है, तो भी 12 वर्ष के काउंट करने में उस क्षेत्र का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो छावनी या शहर में चला गया जमीन, इससे उसके अधिकार में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको भी बंदोबस्त रैत का दर्जा जो है आर्टिकल 17 के तहत दिया जा सकता है, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को बंदोबस्त रैत का दर्जा कब दिया जाएगा? ठीक है, जब वह लगातार, एक तो आर्टिकल 16 में क्या था, अधिभोगाधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में है कि बंदोबस्त रैत का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। बंदोबस्त रैत का दर्जा मिलने के बाद जो है अधिभोगाधिकार जो उसका है वो आपका लगान देने के साथ ही परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तो बंदोबस्त रैत के लिए जरूरी था
कि 12 वर्षों तक वह भूमि को धारण करता है, जो शर्तों को मैंने बताया उन शर्तों के अनुरूप, ठीक है। और अगर उसने किसी तरह का भी प्रयोग भूमि का नहीं किया है, 12 वर्षों तक कोई यूज नहीं किया है, तो भी मान्यता रहेगा। और सिर्फ 12 वर्ष नहीं बल्कि बाद में 3 वर्ष और वेट किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से 15 वर्ष का एक टोटल स्पान मिल जाता है। हालांकि 12 वर्ष अगर प्रश्न आता है, ठीक है, बंदोबस्त रैयत से रिलेटेड, तो 12 वर्ष ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका आर्टिकल 71 जो है इसी एक्ट का है, उसके तहत किसी भी रैयत को अपने ज़मीन को वापस पाने का अधिकार है। अगर उसका ज़मीन है गलत ढंग से किसी ने हड़प लिया है तो आर्टिकल 71 के तहत उसे वापस जो है किसी भी ज़मीन को वापस दिलाया जाता है अगर गलत ढंग से कब्जा कर लिया जाए सेंटी क्षेत्र में, यानी कि सेंटी जहाँ जहाँ लागू है। तो उस स्थिति में अगर कब्जा किसी को मिला है काफ़ी दिनों के बाद, तो ये 12 वर्ष जो है यहाँ काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पहला। और दूसरा, किसी कारणवश जिसको कब्जा मिला है वो 3 वर्षों तक कब्जा नहीं भी कर पाता है तो भी उसके अधिभोगाधिकार बने हुए रहेंगे और साथ ही वह बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। क्वेश्चन अगर आता है आपका कि बंदोबस्त रैयत का जिक्र जो है, चर्चा जो है किस आर्टिकल में है, तो वो होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 नहीं, वहाँ सिर्फ अधिभोगाधिकार पहले भी था, बाद में भी रहेगा। अगर नगर में भी आ गया है, छावनी में भी आ गया है कोई क्षेत्र, ठीक है, और कोई भी रैयत जो है उस क्षेत्र में अधिभोगाधिकार रखता था, वो बाद में भी रहेगा। भले ही नगर या छावनी में कोई क्षेत्र उड़ीसा बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 के अंतर्गत आ गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 16 और 17 जो अधिभोगाधिकार और बंदोबस्त रैयत से रिलेटेड था। अब आगे आते हैं हम लोग। ट्वेंटी वन ए विश्व 16 का संशोधन रघुवर सरकार द्वारा यहीं पर एक संशोधन किया गया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 18 जो है, एक तो बंदोबस्त रैयत आपका सिंपल हो गया कि कोई भी जो है बंदोबस्त रैयत हो सकता है, SC ST OBC या आपका जनरल भी उस क्षेत्र में अगर निवास कोई करते हैं तो, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 18 है ये भूइहर और खुटकट्टीदारों के लिए, ठीक है। किन के लिए है? भूइहर जमीन वालों के लिए और खुटकट्टीदारों के लिए। आपके मन में प्रश्न उठता होगा क्या बंदोबस्त रैयत जो है भूइहर या खुटकट्टीदार लोग हो सकते हैं? भूइहर यानी कि उरांव, ठीक है, जो मूल रूप से जंगल काट के खेती का ज़मीन बनाए थे। खुटकट्टीदार, मुंडारी खुटकट्टीदार, मुंडा जनजाति के लोग जिन्होंने ज़मीन को बनाया था, खेती की ज़मीन को जंगल काट के बनाया था और उनको खूंट कट्टी का अधिकार जो है प्राप्त है पीढ़ी दर पीढ़ी नरवंश परंपरा के अनुसार, तो इन्हें भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये भी बंदोबस्त रैयत हो सकते हैं, यही बताया गया है 18 में। लेकिन वे जो ये दोनों वर्ग जो हैं उन जमीनों के बंदोबस्त रैयत नहीं होंगे जो इनके भूइहर जमीन है या खुटकट्टी जमीन है। इसके अलावा किसी और अन्य ज़मीन पर इन्होंने 12 वर्ष तक लगातार अपना अधिकार रखा है तो इन्हें भी बंदोबस्त रैयत का दर्जा दिया जा सकता है। क्लियर? ये हुआ 18। 19 को विशेष कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस अधिभोगाधिकार होगा। किसको होगा? बंदोबस्त रैयतों को। क्या क्या अधिभोगाधिकार है वो 21 में है, ठीक है। 19 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 20 में आते हैं। भूस्वामी का खुद बंदोबस्त रैयत का प्रभाव।
अगर कोई ज़मीन जो है भूस्वामी के डायरेक्ट नियंत्रण में रहा हो, ठीक है, रेगुलर नियंत्रण में रहा हो, ठीक है, तो उससे भी जो है बंदोबस्त रैयत कहा जा सकता है, भूस्वामी को भी। यही जो है आपका आर्टिकल 20 में कहा गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 और 21A, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि अधिभोगाधिकार क्या होता है, ठीक है, पहले और बाद किस ढंग से अधिभोगाधिकार जो है कायम रहता है। उसके बाद आप जो पढ़े 17 नंबर में, आर्टिकल 17 में बंदोबस्त रैयत किन किन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई कहा जा सकता है। 18 में आपने पढ़ा कि खुटकट्टी और भूइंहर लोग, जमीन धारण करने वाले लोग भी, जनजाति लोग भी बंदोबस्त रैयत हो सकते हैं। भूस्वामी पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उनका ज़मीन उन्हीं के पास होता है, वो कैसे बंदोबस्त रैयत के अधिभोगाधिकार को प्रयोग कर सकते हैं, ये 20 में आपने पढ़ा, ठीक है। अब 21 और 21A जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आखिर ये अधिभोगाधिकार, सिंपल में हम बात करते हैं भूमि पर उपभोग करने का अधिकार, आखिर क्या क्या होता है उसी का ये लिस्ट दिया हुआ है 21 और 21A। इस लिस्ट को पूरी तरह से याद कर जाइएगा। ट्वेंटी वन ए क्लियर। ये बाद में आया है नॉर्मली। इसके अंतर्गत जो कहा गया है जिनको भी अधिभोगाधिकार है वो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आप सोचिए छोटा एकदम सामान्यीकरण करके, तो इनको यही अधिकार होगा जो निजी प्रयोग विशेष रूप से करेंगे निजी जीवन यापन के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच गया तो बाज़ार में बेचने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री स्थापित कर देंगे या फिर व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सारे लोग मिल करके उस ज़मीन का प्रयोग करने लगेंगे। सब कुछ ये सारा चीज़ जो है आपका अधिकार यहाँ पर नहीं है। इसके नेचर जो है, आप भूमि के नेचर को इन लोग परिवर्तित पहले नहीं कर सकते थे। जैसे ईंट और खपड़ा का निर्माण, ईंट खपड़ा का निर्माण, जलाशय का निर्माण मत्स्य पालन वगैरह के लिए, कुटीर उद्योग छोटा मोटा बांस उसका काम अपना कर रहे हैं या बीड़ी वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी उसका छोटा मोटा काम कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो आता है। बांस काटना, वृक्षों के गौण उत्पाद, ये सारे को जो है शामिल किया गया, क्लियर। और 2016 में क्या किया गया, संशोधन कर दिया रघुवर सरकार ने, ठीक है। इसमें पहले जो था आपका भूमि उपयोग के प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन के बाद सीमित रूप से यह अधिकार दिया गया कि आप जो है भूमि उपयोग के में परिवर्तन कर सकते हैं। इस संदर्भ में हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हैं अभय मिश्रा, उनका कहना है कि लगभग जो है आपका 110 साल हो चुके हैं, 112 साल हो चुके हैं इस एक्ट के बने हुए। उस समय भूमि का अत्यधिक महत्व था, आर्थिक क्रियाएं अलग थीं, आर्थिक जीविका के साधन अलग थे, आज जो हैं अलग हैं। तो उस एक्ट में कुछ न, उस समय जमींदारी व्यवस्था भी थी, आज नहीं है। भूस्वामी उस समय 1793 एक्ट के तहत जमींदार को माना जाता था, आज नहीं है, ठीक है, आज सरकार को ही माना जाता है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। आज अगर भूमि उपयोग में परिवर्तन की इजाज़त नहीं दी गई तो कहीं न कहीं से आदिवासियों के हितों का ही नुकसान होगा। यही कारण था कि यह संशोधन किया गया। और इस संशोधन में कहा गया कि होटल, रेस्तरां, मैरिज हाउस,
दुकान मकान व्यवसायिक यूज के लिए बनाया जा सकता है। भूमि के प्रकृति में इन सीमाओं तक परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना लेना है, उसकी इजाज़त आज भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका हुआ 21 और 21A में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 22, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जमीन से अधिभोगी रैयत को जमीन से किन स्थितियों में जो है बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, जमीन से बेदखली, देखिए बेदखली करना इतना आसान नहीं है। उपायुक्त के आदेश के बिना ना अधिभोगी रैयत का बेदखली होता है, ना अनधिभोगी रैयत का होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अधिभोगी रैयत के द्वारा आर्टिकल 21 और 21A के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है और निरंतर उल्लंघन किया जाता है तो बेदखली किया जा सकता है। बस इतना ही याद रखिएगा। अब आते हैं 23 और 23A। यहाँ पर उत्तराधिकार रजिस्ट्री, ठीक है। अब कोई भी आपका रैयत है, अधिभोगी रैयत है, ठीक है, उसका जमीन जो है अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होगा उस संदर्भ में इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है आप आर्टिकल 17, 16 और 21A पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सबको बस जानना है कि किस ढंग से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकार जैसे सिंपल ट्रांसफर होता है बाप से बेटे को, ठीक है, उस ढंग से होगा। और जो भी अंतरण होगा जमीन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होगा, चाहे पिता पुत्र ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको जो है रजिस्ट्री कराना होगा। रजिस्ट्री कहाँ होगा? भूस्वामी के कार्यालय में होगा। क्लियर? रजिस्ट्री कहाँ होगा? भूस्वामी के कार्यालय में होगा। और यहाँ पर जो आपका शर्त है, जितना लगान होगा उसका 5% से अधिक, जितना भी लगान कलेक्शन किया जाता है उस व्यक्ति के अधिभोगी रैयत के ज़मीन पर, उसके 5% से अधिक जो है रजिस्ट्री चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और जो रेंज होगा 2.5 रुपया से कम भी नहीं होना चाहिए और 250 रुपया से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना जो है कर रखेगा 23 और 23A में। अब चलिए 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौबीस 25 आर्टिकल, ये दोनों जो आर्टिकल है भूमि के लगान, भूमि के उचित लगान, उचित और सामयिक कर दीजिए। लगान का यथावत रहना 25, इसको मैं समझा देता हूं। इसमें कहा गया है 24-25 में कि भूमि का जो लगान दिया जाएगा अधिभोगी रैयत के द्वारा वो उचित होगा और सामयिक होगा, यानी कि समय के अनुसार होगा। ठीक है, पहले आना में चलता था 5 रुपया 10 रुपया बड़ा अमाउंट होता था, आज तो ऐसा नहीं होता है। तो सामयिक लगान जो होगा वो समय समय पर जो वृद्धि के बाद जो स्थानीय मूल्य के अनुसार जो वृद्धि किए जाते हैं लगान में, ठीक है, उसके अनुसार आपके जो है लगान पेड किए जाएंगे। क्लियर? और अगर लगान पर विवाद होता है किसी भी तरह का,
ठीक है, कि लगान कम दिया जा रहा है या अधिक दिया जा रहा है, तो लगान जितना दे रहा था अधिभोगी रैयत उतना ही देगा। ठीक है, लेकिन तब तक देगा जब तक उपायुक्त इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं ले लेते हैं। ठीक है, यही है आर्टिकल 25, है ना। अब चलिए आगे, कौन कौन से आर्टिकल अच्छी तरह से याद करना है उसका लिस्ट दे दिया जाएगा आपको। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। आर्टिकल 26 के अनुसार अगर किसी भी अधिभोगी रैयत ने 1908 से पहले के किसी कानून के अनुसार जितना अभी लगान है उससे ज़्यादा लगान उसने दे दिया था या देता रहा था, ठीक है, तो जो लगान वृद्धि है, ज़्यादा लगान जो है वो अभी भी किस परिस्थिति में दिया जाएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि CNT के तहत उस समय जो है मान लीजिए 20 रुपया लगान है, लेकिन 1908 से पहले किसी और कानून जैसे 1869 का एक कानून था, उन किसी भी कानूनों के तहत जो है उसने 20 की जगह 25 रुपया वो दे रहा था। ठीक है, तो 25 रुपया ही अभी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लगान दे रहा था। ठीक है, इसी का विवरण दिया है 26 में। क्लियर, वो 20 की जगह 25 कब लगेगा, जब वह 7 वर्षों तक लगातार दे दिया हो। क्लियर, अगर 20 की जगह 25 और 7 वर्षों तक लगातार दे दिया हो तब उसको 20 की जगह 25 ही लगेगा। ठीक है, ये 7 वर्ष फिक्स है, ये एग्जाम में आ सकता है। 27, किन किन स्थितियों में जो है लगान की वृद्धि सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आप देखें 26 में ही बताया गया है पुराने विधि से हो सकता है, दूसरा उपायुक्त को अधिकार होगा ही। ठीक है, और तीसरा जो अधिकार होगा राजस्व अधिकारी को। भाग 12 के तहत, भाग 12 लगान और अभिलेख से संबंधित है, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें केवल ये बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसे अधिकारी हैं या नियम कानून हैं जिसके तहत जो है लगान में वृद्धि हो सकती है। अब आइए, लगान में वृद्धि 27 तक आपका हो चुका है, 36 तक इसमें है। 16 से 27 फिनिश हो चुका है। अब जो आपका बचा हुआ है 28 से 36। क्लियर, यहां देखिए 28 से 32 एक पार्ट में कर लीजिए, दूसरा पार्ट में कर लीजिए 33 से 35 आर्टिकल का, और एक पार्ट में कर लीजिए 36 अकेला। क्लियर, इसमें जो है आपका लगान के वृद्धि के संदर्भ में बताया गया है। इसमें लगान का कमी या कटौती, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि लगान में वृद्धि या कमी कितने समय तक जारी रहेगा। ठीक है, 36 को ही आगे बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं। 36 में ये क्लियर किया गया है कि अगर लगान में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, ठीक है, तो 15 वर्षों तक जो है यथावत रहेगा, फिर 15 वर्ष तक उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। क्लियर, यही बताता है 36। ठीक है, 28 से 32 में ये बताता है कि लगान में वृद्धि करना चाहेगा कौन चाहेगा, भूस्वामी चाहेगा। क्लियर, कौन चाहेगा, भूस्वामी चाहेगा। तो उस पर एक्शन कौन लेगा, उपायुक्त लेगा। ठीक है, धारा 28 के तहत भूस्वामी को जो है आवेदन देना होगा उपायुक्त को। क्लियर, आवेदन में क्या क्या रहेगा, सामान्य रूप से आप भी सोच सकते हैं कि भूमि
का विवरण रहेगा, माप वगैरह रहेगा, भूमि की स्थिति के बारे में जानकारी रहेगा और उसका नाम रहेगा भूस्वामी का। और साथ ही आपका ये रहेगा कि पहले जो है कितना लगान लिया जाता था, किस दर से लगान लिया जाता था और भूस्वामी जो है किस लगान से नया दर फिक्स करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। ठीक है, ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है कि वो लगान में वृद्धि करना चाहता है। इन सारे विवरण के साथ आवेदन पत्र जो है वो किसको समर्पित करेगा, उपायुक्त को। क्लियर, उस समय जमींदारी व्यवस्था था, ध्यान रखिएगा। उपायुक्त को क्या करेगा, वो समर्पित कर देगा और उस पर निर्णय आर्टिकल 29 के तहत जो है उपायुक्त लेंगे। ठीक है, देखिए धारा 28 से जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, तनाव नहीं लेना है सबका। 146 से 149 तक का जो आर्टिकल है CNT 1908 का, उसके प्रावधानों को भी पालन करना है। उसमें कुछ नहीं है 146 149 में। प्रावधान वहाँ पर यही है कि जो भी आवेदन देगा वो या तो स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन देगा या अपने एजेंट के माध्यम से आवेदन देगा। यही है आपका 146 में 146 में 147 में बता दिया है कि उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, नाम वगैरह हस्ताक्षर होना चाहिए। 48 में वादी के बारे में दिया है। ठीक है, वादी को दस्तावेज जो है उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो डेट दिया जाएगा, उस डेट को दस्तावेज को लेके जाना होगा। दस्तावेज जो है मूल नहीं होना चाहिए, उसका प्रति होना चाहिए, फोटोकॉपी पहले तो नहीं होगा। ठीक है, उसका प्रतिलिपि तैयार करके साइन वगैरह कराया जाता था। और उसके बाद जो है प्रतिवादी के बारे में है, माने एक पक्ष फिर अपोजिट पक्ष। ठीक है, तो यही सब विवरण है, सामान्य विवरण है। तो मैंने यानी कि ये समझ लीजिए कि आपका 28 में जो भी भूस्वामी आवेदन देगा, ठीक है, तो आवेदन के लिए जो जो प्रक्रिया है उन सारे प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से पालन करेगा और साथ ही उचित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और कौन सा वो नया दर फिक्स करना चाहता है, पहले कौन सा था, इस सारा जानकारी जो है 28 में जब भूस्वामी देगा आवेदन तो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे उपायुक्त के पास पहुंचेगा वो आर्टिकल 29 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वो देखेंगे कि इनका जो डिमांड है वो कितना सही है। तो कैसे देखेंगे, तो जांच करवाएंगे। तो पहले तो जिस क्षेत्र के भूमि का लगान वृद्धि करने की डिमांड की गई है एप्लीकेशन में, उस क्षेत्र के जो आपके रैयत वगैरह सब हैं, ठीक है, अधिभोगी रैयत हैं, उनको सूचना देंगे उपायुक्त। ठीक है, क्यों ना लगान वृद्धि कर दी जाए। साथ ही वो देखेंगे, वहाँ पर जांच करवाएंगे कि वर्तमान में जो है आसपास के गांव में क्या स्थिति है, आसपास के क्षेत्रों में क्या स्थिति है, फसल उत्पादन की क्या स्थिति है, भूमि का सिचुएशन क्या है, लगान वृद्धि करना उचित होगा या नहीं। इन सारे तथ्यों के बाद जो है वो डिसीजन लेते हैं आर्टिकल 29 के तहत। क्लियर, अब चलिए आर्टिकल 30 में आते हैं। आर्टिकल 30 में एक आपको मैंने मुद्रास्फीति में पढ़ाया था कि मुद्रा का वैल्यू जो है समय के साथ गिरता जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन वृद्धि होती है, ज़्यादा लोगों के पास मुद्रा पहुंचते हैं, तो ये जो है आपका अनुक्रमिक वृद्धि से रिलेटेड है। आर्टिकल याद इसका नहीं करना है, जहाँ जहाँ करना है मैं लिस्ट दे दूंगा। 5 वर्ष में भूस्वामी आवेदन देंगे कि लगान वृद्धि किया जाए, अलग अलग भूस्वामी आवेदन देंगे, बार बार देंगे तो कार्यालय पर एक बोझ पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अनुक्रमिक वृद्धि का प्रावधान आर्टिकल 30 में किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उपायुक्त खुद विचार कर लेंगे कि लगान में जो है कितनी की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, सामयिक जो आपके मुद्रास्फीति हुए या फिर रेट्स अन्य सामानों के कितने बढ़ गए हैं, ठीक है,
या कृषि उत्पादों के रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो लगान में भी थोड़ा वृद्धि हो सकता है। अतिरिक्त भूमि पर लगान, और उपायुक्त के पास प्रक्रिया। ठीक है, ये दोनों को सिंपली लेना है आपको। 31 और 32, अगर अधिभोगी भूमि के अलावा भी कोई और भूमि है किसी के पास, रैयत के पास, ठीक है, तो उस पर लगान कैसे तय होगा, इसके अंतर्गत आपका दिया हुआ है। और उसका प्रक्रिया लगभग सेम है जो 29 में अपनाते हैं उपायुक्त, आर्टिकल 29 जो अभी जस्ट मैंने बात किया। आवेदन देने की प्रक्रिया लगभग सेम है। ठीक है, केवल जो आवेदक हैं उस पर निर्भर हो जाता है कि वो रैयत हैं या भूस्वामी हैं, बाकी लगभग प्रक्रिया जो आवेदन देने का है सेम है। आज भी लगभग वही चलता है। जब भी आप आवेदन देते हैं, अपने आवेदन के पक्ष में जो भी आप चाहते हैं, आपको तरह तरह के दस्तावेज के फ़ोटोकॉपी देने पड़ते हैं ना, तो उसी ढंग से उस समय भी आर्टिकल 28 के तहत भूस्वामी देते थे। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख ही लिए कि 28-29 हो गया है अधिभोगी रैयत का, तो 30 में जो है आपका ये कर दिया गया कि चलो हर 5 साल में विचार ही कर लिया जाएगा। ठीक है, 29 में अतिरिक्त भूमि पर विचार कर लिया जाएगा, 30 में, ठीक है, 31 में, 32 में जो है आपका 30 में अतिरिक्त, 31 में अतिरिक्त भूमि, 32 में जो है उपायुक्त के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर कर लिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 33A से ये स्पेशली स्टार्ट होता है, 33 से 34, 35। 33A को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से। लिस्ट तो मैं बाद में दे ही दूंगा, बताता भी चला जा रहा हूँ। 33A में जो दिया गया है वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें लगान में कमी की जा सकती है। क्लियर? लगान में कमी, उन्नीस 1911 से 1936 में की गई वृद्धि। अगर इस अंतराल में कोई वृद्धि किया गया है तो कम हो जाएगा। खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी, भूमि का किसी कारण से खराब हो जाना, भूमि निकृष्ट हो जाना, जोत का आकार छोटा हो जाना, ये है आपका 33 में याद करने योग्य आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन कौन सी परिस्थिति है। अगर भूमि का जोत बंटवारा हो कि इतना छोटा हो गया है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, खुद खाने का हो ही नहीं रहा हो, लगान क्या देगा, है ना। तो उस स्थिति में भी लगान में कमी हो सकती है। भूमि खराब हो गया है, उत्पादन नहीं हो रहा है, या खाद्य फसलों का मुख्य रूप से खाद्य फसल होते थे, धान वगैरह, है ना, जो है दाम अचानक किसी कारणवश गिर गया, तो इन परिस्थितियों में लगान में जो है कमी की जा सकती है। ठीक है, 34-35 जो है 28-29 का एक तरह से रिपीटेशन है। अंतर थोड़ा सा केवल यही है कि यहाँ पर लगान में कटौती के लिए आवेदन दिया जाएगा 34 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। (28, 29) और यहाँ पर है आपका 34, 35। ठीक है, यहाँ पर लगान में वृद्धि के लिए किसको आवेदन दिया गया? उपायुक्त को। यहाँ लगान में कमी के लिए किसको आवेदन दिया गया? उपायुक्त को। यहाँ पर डीसी क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, उसका वर्णन है। यहाँ पर डीसी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, उसका विवरण है। ठीक है, यहाँ लगान में वृद्धि के लिए आवेदन कौन देगा? भूस्वामी देगा। ठीक है, जिसको लगान मिल रहा है।
भूस्वामी किसको माना गया था अंग्रेजी काल में? जमींदार को माना गया था। ठीक है, तो जमींदार ही कलेक्शन करते थे, तो वो तो चाहेंगे ना कि वृद्धि हो मार्केट के अनुसार। तो 28 का पालन करते हुए आवेदन देंगे और 34 का पालन करते हुए आवेदन कौन देगा? रैयत देगा, अधिभोगी रैयत। ठीक है, क्योंकि इसको लगान देना है। अगर इसको लगता है कि लगान जो है उस पर ज़्यादा भार दे रहा है उस, या फिर 33A के परिस्थितियां कुछ आ गई हैं, 33A की परिस्थितियां आ गई हैं, तो आवेदन किसको देगा? उपायुक्त को देगा कि लगान को जो है कम कर दीजिए, और बाकी चीज़ वही होगा, है ना। भूमि का माप देगा, भूमि का विवरण देगा, अपना नाम देगा। ठीक है, और पहले कितना दर था, वो कितना करना चाहता है इसके बारे में देगा, और 146 से 149 का जो इस एक्ट का धारा है उस सारे प्रावधानों को पालन करेगा। ठीक है, यानी कि या तो खुद देगा आवेदन, एजेंट के माध्यम से देगा, और सारे दस्तावेजों का प्रतिलिपि को भी प्रदान करेगा उपायुक्त के समक्ष। ठीक है, और वादी अगर वो बन के जाता है तो प्रतिवादी के द्वारा, यानी कि उसको अपोजिट पक्ष के द्वारा अगर कोई और दस्तावेज मांगा जाता है तो उससे भी प्रस्तुत करना होगा, अगर उपायुक्त का आदेश होता है तो। ठीक है, तो ये हुआ दोनों का आवेदन। ठीक है, ये दोनों आवेदन हुआ। एक कटौती करना चाहता है, एक वृद्धि। ये प्रक्रिया मैंने समझा ही दिया है। उपायुक्त क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जब कटौती के लिए डिमांड आएगा तब वो फिर जांच करवाएंगे उपायुक्त। क्लियर, ये जांच करवाएंगे कि क्या लगान में कमी करना उचित है, सही मांग है रैयत की। ठीक है, अगर वो देखते हैं कि मांग जो है सही है तो लगान में कटौती का आदेश दे सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि जितना डिमांड किया गया है, मान लीजिए कि रैयत 20 रुपया देता था और उसने 10 रुपया कटौती का डिमांड कर लिया है, तो पहला कंडीशन जो है उपायुक्त के लिए कि पूर्णतः मान लें कि हाँ ठीक है 10 रुपया ये सही डिमांड किया है अधिभोगी रैयत। ठीक है, इसको 10 रुपया जो है माइनस कर दो। लेकिन अगर उनको लगता है नहीं 10 रुपया माइनस नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पर जांच के बाद उनको फील हुआ 5 रुपया माइनस होना चाहिए, तो वह क्या बोलेंगे, अंशतः कटौती करो, पार्शियल। ठीक है, पार्शियल डिडक्शन का आदेश जो है वो देंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को और वह लागू हो जाएगा। तो यही था आपका जो है 34-35। अब आइए 36। अगर कोई भी लगान में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है तो 15 वर्ष तक यथावत रहेगा। ठीक है, तो इस ढंग से जो है ये आपका था भाग 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिभोगी अधिकार जो है, अधिभोगी रैयत। क्लियर, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं भाग 5 पर। अध्याय 4 को जो आपको अध्ययन करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 से 23A तक एक राउंड में कर लीजिएगा, दूसरा में 24-25, तीसरा में 26-27 लगान का जो अधिकारी लोग थे। ठीक है, यहाँ करना है 28 से 32। 33 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया है। 33 से 35 और छठा पार्ट में जो आपको करना है 36। ठीक है, इस ढंग से जो है याद कीजिएगा। जो मैंने समझाया है उसको बार बार समझिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब आगे चलते हैं अध्याय 5। इसका जो आर्टिकल है आपको पता है, केवल एक ही आर्टिकल है 37। इसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों के बारे में बताया गया है। एक और आर्टिकल था खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों का जो शुरू में बताया गया था, उसमें परिभाषा था सामान्य रूप से आर्टिकल 7। इसमें लगान के बारे में थोड़ा बता दिया गया है। इसमें यही बताया गया है कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है, कुछ का लगान में जो है आपका वृद्धि जो है सामान्य रूप से नहीं होगा। ठीक है, लगान में वृद्धि सामान्य रूप से नहीं होगा।
लेकिन अगर वृद्धि करना मजबूरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, और वृद्धि तो होता ही है क्योंकि मार्केट रेट जो है बढ़ता रहता है, कब तक जो है लगान आपका स्टेबल रहेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका इनकम अगर आपका लाखों में चला गया है और लगान 10 पैसा 20 पैसा ही दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी जो है भूमि व्यवस्था में किसी भी देश में संभव नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी ज़मीन का एक्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अधिभोगी अधिकार का 50% तक अधिभोगी रैयत का, ठीक है, अधिभोगी रैयत को अगर 20 रुपया वृद्धि हुआ है तो इसको मैक्सिमम 10 रुपया वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने प्राप्त किया है जमीन कहाँ से? मुंडारी खुड कट्टीदार से। क्लियर? चलिए अब अध्याय 8 पर बात करते हैं, 6 पर। अध्याय 6, यहाँ जो आर्टिकल है 38 से 42, अनधिभोगी रैयत। अनधिभोगी रैयत जो होते हैं, इनके अधिकार जो हैं कुछ कम होते हैं और कुछ शर्तों के अनुसार ही इनके अधिकार निर्धारित होते हैं। अनधिभोगी रैयत अधिभोगी रैयत की तरह पावरफुल नहीं होते हैं। आर्टिकल 38 में 38 में क्लियरली लिखा हुआ है कि भूस्वामी के साथ जो भी करार होगा उसी के अनुसार जो है इन्हें लगान देना होगा। ठीक है, और उसी के अनुसार इन्हें पट्टा देना होगा, पट्टा लगान। भूस्वामी के करार के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार। क्लियर? और इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है आर्टिकल 39 में कि अनधिभोगी रैयत अगर सारे जो भी शर्तें हैं उनको पूरा करते हुए अधिभोगी रैयत का दर्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो यह संभव है। यानी कि अनधिभोगी रैयत जो है अधिभोगी रैयत का भी दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा अध्याय 4 में, ठीक है, वो सारा अध्याय का जो भी प्रावधान है इस पर भी लागू हो जाएगा। क्लियर? ये है अधिभोगी रैयत बनना, अनधिभोगी रैयत का। लगान में वृद्धि कैसे कैसे होगा वो बताया गया है। लगान में वृद्धि जो होगा उन्हीं शर्तों के अनुसार होगा। ठीक है, जो भूस्वामी के साथ जो करार किया था अनधिभोगी रैयत ने, उन्हीं शर्तों के अनुसार इनके लगान में वृद्धि होगा। ठीक है, बेदखली। किन किन स्थितियों में जो है ये बेदखल हो सकते हैं, इसको याद कर जाइएगा अच्छा से, आर्टिकल 41 को। ठीक है, जहाँ पर मैं ध्यान देने को बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी करार किया गया है उसके शर्तों में कोई भी उल्लंघन होगा, ठीक है, उस स्थिति में भूमि प्रकृति में परिवर्तन अगर कर देता है उस स्थिति में, ठीक है, और 3 कृषि वर्ष तक लगान नहीं देना, प्लस 90 डेज यहाँ जोड़ लीजिए, 90 डेज। 3 वर्ष बोल सकते हैं, कृषि वर्ष अलग कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा महीना में चेंजिंग हो जाता है, जब से कृषि वगैरह कट जाते हैं, खेती वगैरह फसल कटने के बाद जब पैसा आने लगता है वहाँ से कृषि वर्ष शुरू होता है। तो 3 कृषि वर्ष जो है आप लगातार लगान नहीं दिए करार के अनुसार, उसके बाद
लगभग 90 दिन जो है वेट किया जाता है, ठीक है, मौका दिया जाता है। अगर नहीं दे पाया तो क्या होगा, लगान जमीन जो है रैत का जब्त हो जाएगा, भूस्वामी पास चला जाएगा, ठीक है। एक बचा 42, 41 यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरे अध्याय में 41 को कर लेना है। बेदखली से ही रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है उपायुक्त के आदेश से, ठीक है। बेदखली किसके आदेश से हो सकता है, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत, उपायुक्त के आदेश से, भले ही उसने शर्तों का उल्लंघन किया है। तो ऐसा नहीं है कि पावर जो है पूरी तरह से आपका भूस्वामी के पास है, कि भूस्वामी चाहा और बेदखल कर दिया, ठीक है। इस शुरू में ही मैंने बताया, अधिभोगी रैयत हो या अनधिभोगी रैयत हो, सारा जो है आपका बेदखली जब करना है तो आदेश होगा उपायुक्त का। क्लियर। ये था आपका अध्याय 6। क्लियर। अभी तक जो पढ़ाई हुआ है आपका सेंटी में, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 19 अध्याय है ना। यहाँ जो है कौन कौन सा आर्टिकल पर आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, इस सारा कर लीजिएगा 1 से 3, एक भी छोड़ना नहीं है। 4 से 8 कंप्लीट करना है। धारा यहाँ 4 से 8 आप कर लेंगे। 3 नंबर जो है आपका 9, 10, 11, 9, 10, 11 कर लीजिएगा। 13, 15, ठीक है। 13 कर लेना है। 9, 10, 11, 13, 15। 4 जो है आपका यहाँ 16 से 36 था, यहाँ 9 से 15 है, यहाँ 4 से 8 है कंप्लीट, 1 से 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको करना है 16, 17, 21, 21A, 33A, इतना कर लीजिएगा। 5, 37, 28, 29 भी कर सकते हैं, क्योंकि 28, 29 से ही रिलेटेड आपका है 34, 35। क्लियर। लेकिन 21A पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और 33A पर। यहाँ 41 को कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट है ना, केवल CNT में फंसे हुए हैं, तो सारा ही के यहाँ तक करने का कोशिश कीजिएगा 42 तक। क्लियर। कुछ कुछ को छोड़ के जिसका चर्चा मैंने नहीं किया है, लेकिन जिनका जो पूरा भी करेंगे वो इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज जो आपने पढ़ा वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है धारा 21A के तहत अधिभोगी रैयत को, 21 और 21A के तहत अधिभोगी रैयत को क्या क्या अधिकार दिया गया है और 216 में उसमें क्या परिवर्तन लाए गए हैं। आर्टिकल 36
में कितने वर्षों तक जो है एक बार लगान वृद्धि या कमी हो जाने के बाद आप जो है कमी वृद्धि फिर नहीं कर सकते हैं। 33A, ठीक है, इसमें ये बताया गया है किन किन स्थितियों में जो है आपको जो है लगान कमी का लाभ मिल सकता है। ये 33A में है, ठीक है। उसी ढंग से बंदोबस्त रैयत किस आर्टिकल में है, बंदोबस्त रैयत के संदर्भ में किसको घोषित किया जा सकता है, ठीक है, 17। उसके अलावा 16 अधिभोगाधिकार और 1922 का एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। 18 भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि भूइहर जमीन को धारण करने वाले खुटकट्टीदार जो होते हैं उन सारे को भी बंदोबस्ती रैयत का दर्जा दिया जा सकता है, किन किन स्थितियों में दिया जा सकता है। उसके अलावा 28, 29 और 34, 35 में मैंने तुलना कर बता ही दिया, ठीक है, कि किस ढंग से दोनों में काफ़ी समानता है। और इस भाग में 146 आर्टिकल 146 से 149 का भी चर्चा आया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अध्याय 5, अध्याय 6, ठीक है, इस दोनों अध्याय में जो है आपका खुटकट्टीदार रैयत और अधिभोगी रैयत के बारे में, अनधिभोगी रैयत के बारे में चर्चा किया गया है। अनधिभोगी रैयत वाले सेक्शन में जो है स्पेशली आपको 41 को केयर करना है, जहां पर ये बताया गया है किन किन स्थितियों में उसे जमीन से बेदखल कर सकता है भूस्वामी, ठीक है। ये पूरी तरह से पट्टा पर आधारित है अनधिभोगी रैयत, ठीक है। अब बंदोबस्ती रैयत जो है 12 वर्षों पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। अध्याय 7, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, ठीक है, 43। तो अध्याय 7 में जो है 43 कर लीजिएगा। ये अध्याय 4 और 6 से छूट दिलवाता है, क्लियर। किस मामले में? रेलवे का भूमि, रेलवे के लिए अर्जित भूमि, खनन के लिए, सड़क वगैरह के लिए, अन्य आधारभूत ढांचा के लिए। अगर कोई भी जमीन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो लगान से मुक्त होगा। यही दिया है इसमें और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, क्लियर। तो जितना आर्टिकल्स को मैंने बताया है इसको एकदम ज़बरदस्त ढंग से कमांड कीजिए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग जो है इसके क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पिछले क्लास में मिस्टेक हो गया है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक डाल चुका हूँ। एक जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मैंने लिख दिया था, उसको जो है आपको इसको काट देना है और 1892 कर लेना है, क्लियर। और दूसरा मैंने कह दिया था 44 जो है समाप्त हो कर दिए गए हैं, निश्चित कर दिए गए हैं, ठीक है, ये गलत है। वास्तव में 43A होगा, क्लियर, ये समाप्त हुए हैं। ये दोनों जो है आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी बोलते बोलते, खास करके 44 वाला और 1909 वाला, ये दो चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे। हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में अध्याय 8 के साथ, ठीक है। अध्याय 8 का आर्टिकल 46 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक इतना पढ़िए, कोई भी कन्फ्यूजन